महाराज, अपने ज्ञान से मालूम कीजिए कि मेरी पत्नी कहाँ है। अगर वो पाताल में भी हुई तो मैं उसे वहां से भी निकाल लाऊंगा। जोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख हो, तुम अपनी पत्नी को पाताल से निकाल कर ला सकते हो, मगर तुम्हारी पत्नी पाताल में नहीं है। मैंने बेचैनी से पूछा, फिर कहाँ है महाराज? जोगी एक बार फिर ज्ञान ध्यान की हालत में चला गया। काफी देर वो उसी हालत में बैठा रहा, फिर आंखें खोली और कहने लगा, मूर्ख, तुम्हारी पत्नी को सपेरा आलोप नगर में ले गया है। जोगी इतना कहकर चुप हो गया। मैं उसका मुंह तकने लगा। महाराज, ये आलोप नगर कहाँ है? क्या देवगढ़ और संबलपुर के करीब ही है? जोगी बोला, मूर्ख, जहाँ आलोप नगर है वहाँ ना देवगढ़ है, ना संबलपुर है, ना काशी है, ना हरिद्वार है, ना मिथिला है, ना वृंदावन है। वो तो आलोप नगर है, संसार वालों की नजरों से छुपा हुआ शहर। इसी वास्ते मैंने उसे आलोप नगर कहा है। आलोप का मतलब है जो गायब हो, जो किसी को दिखाई न दे। ये शहर किसी को दिखाई नहीं देता। शहर मौजूद है मगर वहाँ आज तक संसार का कोई आदमी नहीं जा सका। तुम्हारी पत्नी को दुष्ट सपेरा वहीं ले गया है। मेरा जहन एक नई परेशानी में उलझता जा रहा था। मैंने कहा, महाराज, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आलोप नगर को कौन सा रास्ता जाता है, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। जोगी बोला, मूर्ख हो, वहाँ कोई रास्ता नहीं जाता। उसके चारों तरफ आदमखोर दरख्तों का जंगल है, मगरमच्छों से भरे हुए जौहड़ हैं, हाथी जितने घास की झाड़ियों के अंदर दलदले हैं। दरख्त आदमखोर झाड़ियों में छुपे हुए हैं। इन झाड़ियों और दरख्तों से कोई चींटी भी जिंदा नहीं गुजर सकती। मुझ पर इतनी मायूसी का आलम तारी हो चुका था। किसी वक्त ख्याल आता कि ये जोगी झूठ बोल रहा है, मुझे डरा रहा है, इसका ज्ञान ध्यान झूठा है। जब ये ख्याल आता कि जोगी मेरा हमदर्द है, खैर खा है, इसने पुलिस से मेरी जान बचाई है, वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो गलत बयानी से काम नहीं ले रहा, तो मैंने बड़ी आजिज़ी से कहा, महाराज, अब जबकि आपने मेरी जान बचाई है तो मुझे कोई ऐसा तरीका भी बता दीजिए कि जिसकी मदद से मैं अपनी पत्नी के पास पहुंच सकूं, उसे जालिमों की कैद से आजाद करवा सकूं। जोगी हंस पड़ा, बोला, तुम मोह माया के जाल में फंसे हुए लोग बड़े मूर्ख हो, परंतु मैं तुम्हारे वास्ते जो कुछ कर सकता हूँ जरूर करूंगा। वो उठकर कोने में गया, वहां से एक थैला उठा कर ले आया और मेरे सामने उसी तरह आलती पालती मार कर बैठ गया। उसने थैली खोलकर उसमें से एक छोटी थैली निकाली, उसे खोला और उसमें से स्याह रंग की एक शीशी निकाल कर अपने सामने रख ली। शीशी पर भद्दा सा कॉक लगा हुआ था। कहने लगा, सुन मूर्ख, आलोप नगर के चारों तरफ जो जंगल है उसे लोग यमदूत वन कहते हैं। इसका मतलब है मौत का जंगल। इस वन में जैसे ही कोई मनुष्य, कोई भूला भटका आदमी दाखिल होता है तो उसकी बू पाकर जंगल के आदमखोर दरख्त, आदमखोर झाड़ियां, जहरीले सांप और मगरमच्छ चौकन्ने हो जाते हैं। जंगल में दाखिल होते ही या तो उसे कोई जहरीला नाग डस लेता है या कोई आदमखोर दरख्त उसे अपनी तरफ खींच कर चट कर जाता है, और या कोई ना कोई मगरमच्छ उसको मुंह में दबाकर तालाब के गहरे पानियों में घसीट कर ले जाता है। तुम जाओगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। मैंने कोई सवाल न किया। मैं समझ गया था कि जोगी ने थैली में से जो शीशी निकाली है उसमें जरूर कोई ना कोई पुरस्कार बात होगी। जोगी ने शीशी को अपने हाथ में उठाते हुए कहा, इस शीशी में गंगा जल है। इस गंगा जल पर अग्नि मंत्र फूंका गया है। ये सिर्फ हम जोगी सन्यासी लोग इस्तेमाल करते हैं। इस गंगा जल में तेरे लिए मुक्ति है। तू गृहस्थी है। जोगी सन्यासी गृहस्थियों से दूर रहते हैं, मगर तू अपनी पत्नी से प्रेम करता है, अपनी पत्नी के लिए परेशान है, इसलिए जान की बाजी लगाने को तैयार है। इस वास्ते मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। उसने मेरी मौजूदगी में मूर्ति के सामने चौकी पर रखी छोटी सी खाली प्याली उठाई, शीशी का कॉक खोलकर उसमें से गंगा जल या जो कुछ भी उसमें था उसके चंद कतरे प्याली में डाले, फिर लोटिया में थोड़ा सा पानी डालकर प्याली मेरी तरफ बढ़ाई। ले मूर्ख, इसको पी जा। मैं कुछ झिझका, खुदा जाने उसमें क्या चीज डाली गई हो। मुझे हिचकिचाते देखकर जोगी ने प्याली वाला हाथ पीछे खींच लिया। दिल नहीं मानता तो मत पी। मैंने जल्दी से कहा, नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, मैं जरूर पीऊंगा। मैंने प्याली जोगी के हाथ से ली और शीशी के कतरों वाला गंगा जल पी गया। उसका जायका कसीला था। मैंने प्याली चौकी पर रख दी और जोगी की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, जानते हो तेरे शरीर में कैसी शक्ति आ गई है? तू नहीं जानता मूर्ख। सुन, अब तुझ पर सांप के कांटे का असर नहीं होगा। चाहे नाग देवता का सांप तुझे डस ले, तुझ पर उसका जहर असर नहीं करेगा। और सुन, इस खास जड़ी बूटी वाले जल के असर से तेरे बदन से ऐसी खुशबू निकलना शुरू हो गई है कि जंगल के कीड़े मकोड़े, जौहड़ों के मगरमच्छ तुझसे दूर भाग जाएंगे। आदमखोर दरख्तों की शाखें और खून चूसने वाली खूनी झाड़ियां तेरी
मेरी बू पाकर सिमट जाएंगी, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। अब तू बेखौफ होकर आलोप नगर के खूनी जंगल में चल फिर सकेगा। मुझे जोगी की बातों पर कुछ एतबार आ रहा था, कुछ एतबार नहीं आ रहा था। इतना मैंने जरूर सुन रखा था कि जंगल की बाज जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं कि उनके असर से हैरत अंगेज कारनामे जाहिर होते हैं। मैंने पूछा, महाराज इस जड़ी बूटी का असर कितने दिनों तक रहेगा? जोगी बोला, जब तक तुझे मौत नहीं आती इसका असर बदन में मौजूद रहेगा। सर्द रात गुजरती जा रही थी। अब मेरा टारगेट आलूप नगर का खूनी जंगल था जहां दुष्ट सपेरा मेरी बीवी को अगवा करके ले गया था। मैं रातों रात दिल्ली शहर से निकल जाना चाहता था। दिन के वक्त खतरा था कि मैं पुलिस के काबू में ना आ जाऊं। मैंने जोगी से कहा, महाराज अब जबकि आपने मेरे अंदर खतरनाक मगरमच्छों और आदमखोर दरख्तों झाड़ियों से बचने की ताकत पैदा कर दी है तो मुझे ये भी बता दें कि आलूप नगर का जंगल किस तरफ है ताकि मैं अपनी बीवी को वहां से निकाल सकूं। जोगी कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसने आंखें बंद कर ली, सर को 2-3 बार हल्का सा झटका दिया, आंखें खोली और कहने लगा, ये दुरुस्त है कि तुम पर सांप के जहर का असर नहीं होगा। आदमखोर झाड़ियां तुम्हारी बू पाकर सिमट जाएंगी, मगरमच्छ तुम्हारी बू से डर कर भाग जाएंगे, लेकिन कोई न कोई अजदहा तुम्हें जरूर निगल सकेगा। अजदहे और बंदरों पर तुम्हारी बू का कोई असर नहीं होगा। तुम्हें अजदहे और बंदरों से खबरदार रहना होगा। मुझे खुद आलूप नगर के जंगल का रास्ता मालूम नहीं है। मैं तुम्हें जोगन माया देवी के पास भेज रहा हूँ, सिर्फ वही तुम्हें आलूप नगर के खूनी जंगल का रास्ता बता सकती है। मैंने पूछा, जोगन माया देवी मुझे कहाँ मिलेगी? जोगी बोला, तुम दिल्ली से झांसी जाओगे, झांसी से तुम्हें राजगढ़ पहुंचना होगा। राजगढ़ से पश्चिम की तरफ चौखंबा गांव तक बैलगाड़ी जाती है। तुम बैलगाड़ी में बैठकर चौखंबा गांव जाओगे। चौखंबा गांव से पश्चिम की तरफ 1 कोस के फासले पर आलूप नगर के जंगल शुरू हो जाते हैं। जहां से जंगल के स्याह काले दरख्तों की दीवार शुरू होती है वहां तुम्हें एक मुड़ी मिलेगी। वहां जोगन माया देवी एक कुटिया में रहती है। तुम उसको जाकर कहना कि तुम्हें बनवासी जोगी ने भेजा है। तुम उसको सारी राम कहानी सुना देना। जोगन माया देवी तुम्हें आलोप नगर के खूनी जंगल का रास्ता बता देगी। जोगी ने जो सफर बताया था वो काफी लंबा था और ट्रेन में ही सारा सफर तय करना था। मुझे अंदाजा था कि मेरी जेब में 200 के करीब रुपए मौजूद थे। फिर भी मैंने जेब से नोट निकाल कर गिने, पूरे 230 रुपए थे। जोगी मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम जोगी के भेष में जाओ तो तुम्हें रेल का किराया नहीं देना पड़ेगा। भारत में जोगी सन्यासी रेल में मुफ्त सफर करते हैं, सरकार की तरफ से उन्हें इसकी इजाजत मिली हुई है। मैंने कहा, मगर मैं जोगी का भेष नहीं बदलना चाहता, मैं इन्हीं कपड़ों में सफर करूंगा महाराज। जोगी बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब तुम यहाँ से स्टेशन की तरफ चल पड़ो। तुम्हें रात के अंधेरे में एहतियात से काम लेना होगा। पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है। अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। जाओ। मैंने जोगी का शुक्रिया अदा किया और कुटिया से निकलकर सामने से जो छोटी सड़क गुजरती थी उस पर आ गया। सर्द रात खामोश और वीरान वीरान थी। दूर दूर तक हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और अंदाजे से दिल्ली रेलवे स्टेशन का रुख किया और चल पड़ा। चलने से सर्दी का एहसास कम हो गया था। कुछ दूर चलने के बाद मैं रुककर पीछे देख लेता कि कोई इंटेलिजेंस का आदमी मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। अभी तक मुझे ऐसा कोई इंसान दिखाई नहीं दिया था। मैं एक बड़ी सड़क पर आ गया। सड़क की दोनों जानिब बिजली के खंभों पर मरकरी लाइट्स रोशन थी। सड़क खाली थी। किसी वक्त कोई भारी ट्रक या ट्रॉलर गुजर जाता था। मेरा ख्याल था कि रात आधी गुजर चुकी है। मैं काफी दूर तक चलता गया। एक जगह चौराहा आ गया। यहाँ इर्द गिर्द काफी फासले पर इमारतों में रोशनियां टिमटिमा रही थीं। मैंने अपना रुख नहीं बदला था। मुझे यकीन था कि जिस तरफ मैं जा रहा हूँ दिल्ली का स्टेशन उसी तरफ है। मैं चौराहे से आगे निकल गया। 2-3 गाड़ियां सड़क पर आगे निकल गईं। मैं सड़क के किनारे चल रहा था। एक गाड़ी की रोशनियां दिखाई दी तो मैंने यूं ही उसे हाथ दे दिया। गाड़ी मेरे करीब से गुजरकर आगे जाकर रुक गई। मैं दौड़कर आगे गया। ये एक जीप थी। मुझे अचानक ख्याल आया कि कहीं ये पुलिस या फौज की जीप ना हो, लेकिन वो सिविलियन जीप थी। एक सिख उसे चला रहा था। मुझे देखकर बोला, कहाँ जाओगे ओए? मैंने कहा, सरदार जी रेलवे स्टेशन जाना है। उसने कहा, बैठ जाओ। मैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। सिख ड्राइवर ने पूछा, कौन हो भाई तुम? आधी रात को इस तरफ कहां से आ रहे हो? मैंने यूं ही एक फर्जी कहानी घड़कर सुना दी। रेलवे स्टेशन वहां से काफी दूर था। सिख ड्राइवर बड़ा खुश मिजाज था। उसने थोड़ी थोड़ी पी भी रखी थी। कहने लगा, मैं 12 खंबा जा रहा हूँ, मगर तुम्हें स्टेशन पर छोड़ कर ही जाऊंगा। वो मुझे दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर छोड़ गया। उस वक्त रात का 1:30 बज रहा था। स्टेशन पर काफी रौनक थी। मैंने
एक तरफ खड़े होकर माहौल का जायजा लिया। मुझे कोई पुलिस वाला दिखाई न दिया। एक पुलिस से पूछा, झांसी जाने वाली गाड़ी कब छूटेगी? मालूम हुआ इलाहाबाद से आने वाली गाड़ी झांसी तक जाती है, वो 3:30 बजे पिछले पहर आएगी। मैंने 3rd क्लास का टिकट खरीद लिया और प्लेटफॉर्म पर आ गया। प्लेटफॉर्म पर मुझे पुलिस का सिपाही नजर आया तो मैं 2nd क्लास के वेटिंग रूम में घुस गया। वेटिंग रूम में कुछ मुसाफिर सो रहे थे। एक बूढ़ा सिख आराम कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। एक बिल्ली खुदा जाने कहां से आ गई, वो शायद पहले ही से वेटिंग रूम में छुपी हुई थी। वो कुर्सियों के पीछे से होती हुई मेरे करीब आई तो अचानक उसके बाल खड़े हो गए, जोर से चिल्लाई और मुझसे डरकर भाग गई। जोगी ने मुझे जो जड़ी बूटी गंगा जल में घोल कर पिलाई थी, उसकी तासीर का मुझे सबूत मिल गया। ये बिल्ली मेरे जिस्म से खारिज होने वाली खास और बेमालूम बू से डरकर भागी थी। मैं उठकर बाथरूम में पानी पीने आ गया। फर्श पर 3-4 कॉकरोच रेंग रहे थे। जैसे ही मैं दाखिल हुआ, उन्होंने दौड़ लगा दी और कोनों खुदरों में घुस गए। साबित हो गया था कि मेरे जिस्म से निकलने वाली बू पाकर हशरातुल अर्ज और बिल्ली वगैरह भाग जाती है। बंदर और अजदहों पर मेरी बू का कोई असर नहीं होता था, मगर वहाँ कोई बंदर और अजदहा नहीं था। मैं उस वक्त तक वेटिंग रूम में ही रहा जब तक कि झांसी जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर नहीं आ गई। गाड़ी में काफी रश था। मैं प्लेटफॉर्म पर मौजूद पुलिस वालों की आंख बचाकर एक डिब्बे में घुस गया। ट्रेन चल पड़ी। जब तक दिल्ली शहर की रोशनियां नजर आती रहीं, मैंने खिड़की से बाहर झांक कर न देखा। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। मैं ऊँघने लगा, फिर वहीं सर लगाकर सो गया। तकरीबन सारी रात का जागा हुआ था। आंख खुली तो धूप निकली हुई थी। ट्रेन किसी बड़े शहर में दाखिल हो रही थी। मैं उस शहर का नाम भूल गया हूँ। तीसरे पहर झांसी का स्टेशन आया तो मैं उतर गया। वहाँ से राजगढ़ जाने वाली ब्रांच लाइन की गाड़ी मुझे 1 घंटे के बाद मिली। ये 1 घंटे का सफर था। राजगढ़ वस्ती भारत के जुनूब में एक मामूली सा स्टेशन था। यहाँ से मुझे बैलगाड़ी में सवार होकर चौखंबा गांव जाना था, जहाँ से आगे 1 कोस के फासले पर उस मुड़ी तक जाना था जहाँ से आलूप नगर यानी पोशीदा शहर का खूनी जंगल शुरू होता था। इस जगह मुझे जोगन माया देवी से मिलना था। अभी दिन की रोशनी काफी थी। राजगढ़ 150 खपरेल की ढलवान छतों वाले पुराने टाइप के क्वार्टरों वाला गांव था। गांव से बाहर एक जगह 3-4 बैलगाड़ियां खड़ी थीं। एक बैलगाड़ी पर कुछ देहाती औरतें और मर्द सवार थे। ये चौखंबा गांव जा रही थी। मैं भी उसमें सवार हो गया। बैलगाड़ी चल पड़ी। छोटे छोटे टीलों और खेतों के दरमियान एक गैर हमवार कच्चा रास्ता था जिस पर गाड़ी हिचकोले खाते जा रही थी। 1-1.5 घंटे की मुसाफत के बाद चौखंबा गांव आ गया। यहाँ सिवाय चंद एक झोंपड़ियों और एक पुराने तालाब के और कुछ नहीं था। यहाँ से मुझे जुनूब की तरफ 1 कोस के फासले पर वाक़े आलूप नगर के जंगल की सरहद तक पैदल जाना था। मैं अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। उस वक्त सूरज मगरिब की जानिब ऊंचे पहाड़ों के पीछे छुप गया था और दिन की रोशनी धुंधली हो गई थी। मैंने एक देहाती से आलोप नगर के जंगल का रास्ता पूछा तो उसने मुझे इस तरह देखा जैसे मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ। मैंने उसे ये कहकर मुतमईन कर दिया कि मुझे आलूप नगर के खूनी जंगल में नहीं जाना, बल्कि जंगल की सरहद पर एक जगह बांस के जखीरे में मेरे चचा ठेकेदारी का काम करता है। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। 1 कोस का रास्ता खेतों और ऊंची घास के मैदान में से होकर गुजरता था। मैं ऊंची ऊंची हाथी छुपवा घास के मैदान में से बाहर निकला तो मुझे दूर एक स्याह दीवार नजर आई। ये स्याह दीवार दर हकीकत आलूप नगर यानी गुमशुदा शहर की खूनी जंगल की सरहद के दरख्त थे। यहीं किसी जगह एक मुड़ी थी। मुड़ी उस जगह को कहते हैं जहां हिंदू लोग अपने मुर्दे जलाने के बाद उनकी हड्डियां दबा देते हैं। शाम के साए बढ़ते चले आ रहे थे। यहाँ खेतों का सिलसिला खत्म हो गया था। जंगली झाड़ियों और खुश्क घास वाली जमीन थी। कोई पगडंडी भी नहीं थी, जिससे जाहिर होता था कि इस तरफ कोई देहाती आता जाता नहीं है। मैंने गुमशुदा शहर के खूनी जंगल के स्याह काले दरख्तों की दीवार को नजर में रखा हुआ था और उसी तरफ चल रहा था। एक जगह मुझे दरख्तों के नीचे धुआं उठता दिखाई दिया। मैं उस तरफ बढ़ा। दरख्तों के नीचे एक चबूतरा सा बना हुआ था। चबूतरे पर एक छोटी सी बांस की कुटिया थी। कुटिया के आगे दरख्त का एक मुठ सुलग रहा था। ये जोगन माया देवी की कुटिया ही हो सकती थी। मैंने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। कुटिया का बांस का दरवाजा बंद था। मैंने आहिस्ता से आवाज दी, देवी जी, मुझे बनवासी जोगी ने आपके पास भेजा है। 2-3 बार आवाज देने पर भी कुटिया से कोई औरत बाहर न निकली। मैं चबूतरे की एक जानिब होकर बैठ गया। शाम गहरी हो गई थी। अंधेरा पूरे माहौल को अपनी आगोश में ले रहा था। फजा पर बड़ी पुरस्कार सी खामोशी छाई हुई थी। किसी किसी वक्त एक दरख्त पर कोई परिंदा 2-1 बार बोलकर चुप हो जाता। मैंने जायजा लिया। कुटिया के दरवाजे के पास मिट्टी का एक छोटे मुंह वाला घड़ा रखा हुआ था। उसके ऊपर मिट्टी का प्याला पड़ा था। करीब ही एक देगची पड़ी थी। एक तरफ एक त्रिशूल जमीन में गड़ा हुआ था। ये कुटिया जोगन माया देवी के सिवा और किसी की
नहीं हो सकती थी। वो जंगल में गई होगी। मैं सोचने लगा कि एक औरत अकेली वीराने में कैसे रह रही है। मुझे खुश्क पत्तों पर किसी के चलने की आहट सुनाई थी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो शाम के धुंधलके में मुझे एक बहुत बड़ा बनमानस टाइप का बंदर नजर आया जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरे पास रिवॉल्वर नहीं था, सिर्फ कमांडो चाकू ही था। उसके बावजूद मैं इतने बड़े बंदर को देखकर एक बार तो डर गया। मुझे जोगी की बात याद आ गई कि तुम्हारे जिस्म की बू से तुम्हारे कीड़े मकोड़े और जानवर चौपाए डर कर दूर भाग जाएंगे, मगर बंदर और अजदहे पर तेरे जिस्म से निकलने वाली जड़ी बूटी का असर नहीं होगा। यही वजह थी कि ये सुर्ख खूनी आंखों वाला बनमानस बराबर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ता चला रहा था। मैंने चाकू निकाल लिया था और चबूतरे पर खड़ा हो गया था। बनमानस चबूतरे के पास आकर रुक गया और दांत निकाल निकाल कर हलक से अजीबोगरीब किस्म की आवाजें निकालने लगा। करीब था कि वो मुझ पर हमला कर देता कि अचानक एक जानिब से किसी औरत की आवाज आई, पवन पुत्र भाग जा, भाग जा। दरख्तों में से एक औरत निकलकर सामने आ गई। उसने जिस्म पर सिर्फ गेरुए रंग की एक धोती लपेट रखी थी। उसके हाथ में किसी दरख्त की टहनियां थी। औरत की आवाज पर बनमानस वापस चला गया। मैंने चाकू बंद करके जेब में रखा और बड़े अदब से उस औरत से कहा, देवी जी, क्या आपका ही शुभ नाम माया देवी है? इस दौरान वो औरत चबूतरे पर चढ़ाई थी। उसने दरख्त की टहनियां सुलगते हुए मड के ऊपर डाल दी। टहनियों ने फौरन आग पकड़ ली। खुदा जाने ये किस दरख्त की टहनियां थीं। आगे के शोले की रोशनी में उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें गुरुदेव जी ने भेजा है? मैंने कहा, जी हाँ देवी, मुझे बनवासी जोगी ने तुम्हारे पास भेजा है। वो बोली, बैठ जाओ। मैं आग के छोटे से अलाव की एक जानिब होकर बैठ गया। जोगन कुटिया के अंदर चली गई। बाहर आई तो उसके हाथ में लालटेन थी जो रोशन थी। वो अंदर से लालटेन जलाकर लाई थी। लालटेन को उसने कुटिया के बाहर दरवाजे के पास लटका दिया। लालटेन और अलाव के शोले की वजह से वहां इतनी रोशनी हो गई कि मैं जोगन को अच्छी तरह देख सकता था। वो मेरे सामने एक चौकी पर बैठ गई। वो जवान और सेहतमंद औरत थी। रंग गहरा सांवला था। स्याह बालों का उसने पीछे जूड़ा बनाया हुआ था। गले में जोगियों वाली माला थी। जिस्म पर सिर्फ गेरुए रंग की एक धोती ही थी जिसके एक पल्लू से उसने जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा ढांप रखा था। उसका जिस्म जगह जगह से दिखाई दे रहा था। कहने लगी, मैंने रात को ही ज्ञान ध्यान से मालूम कर लिया था कि तुम मेरे गुरुदेव के हुक्म से यहाँ आ रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा धर्म क्या है? मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा नाम करमदाद है, और फिर मुख्तसर करके अपनी पूरी कहानी भी उसे सुना दी। वो बड़े गौर से सुनती रही। उसकी आंखों में सुर्खी थी और एक अजीब किस्म की कशिश थी जो जंगल में अकेले रहने की वजह से पैदा हो गई थी। कहने लगी, मैं सब समझ गई हूँ, तुम पहले भोजन कर लो, फिर तुमसे बात करूंगी। उसने कुटिया में से एक थाली में शकरकंदी और कुछ केले लाकर मेरे सामने रख दिए। घड़े में से पानी का प्याला भर कर ले आई। फल फूल पर गुजर बसर करते हैं। मुझे भूख लग रही थी। मैंने शकरकंदी और केले खाए, पानी पिया और जोगन का शुक्रिया अदा किया। अलाव की आग मध्यम पड़ती जा रही थी। उसने दरख्त की कुछ शाखें अलाव में डाल दी और बोली, मैं चिल्लम भर कर ले आऊं। वो कुटिया में चली गई और एक छोटी सी मिट्टी की चिल्लम ले आई जिसके नीचे कपड़े की धज्जी सी लिपटी हुई थी। वो अलाव के पास मेरे सामने बैठ गई। चिल्लम भरी हुई थी। उसने अलाव में से एक जलती हुई टहनी से एक अंगारा निकाल कर चिल्लम के ऊपर रखा। कपड़े की धज्जी वाला चिल्लम का हिस्सा दोनों हाथों में लेकर मुंह के साथ लगाया और जोर जोर से कश्त लगाने लगी। मेरा ख्याल था कि चिल्लम में तंबाकू होगा, मगर जब धुआं निकला तो उसकी बू से मालूम हुआ कि चिल्लम में चरस भरी हुई थी। 6-7 लंबे लंबे कश्त लगाने के बाद जब चिल्लम में से एक लाट निकली तो जोगन ने मुंह से धुआं निकालते हुए चिल्लम अपने पास ही ईंट के साथ लगा कर रख दी और बोली, तुम चिल्लम पियोगे? मैंने कहा, नहीं देवी जी, मैं चिल्लम नहीं पीता। वो बोली, मेरा खामद तो खूब पीता है। मैंने कदरे ताज्जुब से पूछा, देवी जी आपका खामद कहाँ है? वो बोली, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था, तुमने भी उसे देखा था, वो तुम पर हमला करने वाला था। मैं हैरत में डूब सा गया। मैं कुछ पूछने ही वाला था कि जोगन बोली, हाँ हाँ, हैरान क्यों होते हो? वो बनमानस जो आया था वही मेरा खामद है, मगर अब मैं उससे तंग आ गई हूँ। जी चाहता है कि किसी आदमी को अपना खामद बनाऊं। यहाँ मेरी पसंद का कोई आदमी नहीं है। फिर उसने मेरी तरफ घूर कर देखा। उसकी आंखों में चर्स की सुर्खी झलक रही थी। कहने लगी, तुम बड़े खूबसूरत और जवान हो। इधर के आदमी बिल्कुल बोने बोने से होते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या तुम मेरे खामद बनोगे? मैं तो जैसे डर गया कि ये किस किस्म की औरत है। मैं उसे नाराज भी नहीं कर सकता था। उसकी मदद से मुझे अपनी गुमशुदा बीवी का सुराग लगाना था।
मैं उसका खामद भी नहीं बन सकता था। मैंने हाथ बांध कर आजिज़ी से कहा, देवी जी आप तो मेरे लिए आकाश देवी हैं और फिर मैं घर गृहस्थी हूँ, मेरी पहले से बीवी है। वो बोली, इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा भी एक खामद था, वो शहर में रहता है, मैंने उससे छुटकारा हासिल कर लिया है, उसमें मर्दों वाली कोई बात नहीं थी। तुम पूरे मर्द हो, तुम मुझे अच्छे लगे हो और फिर तुम मेरे जीवन भर के खामद थोड़े होगे। जब तक मेरे पास हो मेरे खामद बनकर रहो, जब अपनी पत्नी को ले आओगे तो बेशक चले जाना। हम जोगी सन्यासी लोग हैं, कभी किसी के साथ मन नहीं लगाते। मैं अजीब उलझन में मुब्तला हो गया था। इस किस्म की हरकत मैंने जिंदगी में कभी नहीं की थी। मेरी सारी जवानी पाकबाजी में गुजरी थी। मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी औरत मेरी बीवी जमीला ही थी। इस जोगन के आगे साफ साफ इनकार भी नहीं कर सकता था। मैंने यही मुनासिब समझा कि बात का रुख किसी दूसरी तरफ पलट दिया जाए। मैंने कहा, देवी जी क्या ये सच है कि आलोप नगर में आज तक कोई इंसान नहीं गया? मेरी चाल कामयाब रही, मैं मौजू बदलने में कामयाब हो गया। जोगन ने जलाली अंदाज में कहा, आलोप नगर में किसी की हिम्मत है कि जाए? एक बार अंग्रेज लोगों की एक शिकार पार्टी खोज लगाने वहां गई थी, उनमें से कोई वापस नहीं आ सका। कुछ को मगरमच्छ हड़प कर गए, कुछ सांपों के डसने से मारे गए। जो एक आध सांपों मगरमच्छों से बचा हुआ, उसे आदमखोर जंगली बेलों ने दबोच कर हड़प कर लिया होगा। वो तो खूनी जंगल में ही मर खप गए। आलोप नगर तक कहाँ पहुँचे थे? आलोप नगर जंगल के देवताओं का नगर है, वहाँ कोई मनुष्य नहीं जा सकता। मैंने पूछा, देवी जी आपको तो मेरी सारी कहानी का पता चल चुका है, अगर वहाँ कोई बाहर का आदमी नहीं जा सकता तो मेरी बीवी को लेकर दुष्ट सपेरा वहाँ कैसे चला गया? जोगन मुस्कुराई और कहने लगी, ये एक राज है, तुम्हें सिर्फ इतना बताए देती हूँ कि जरूर आलोप नगर के महादेव को तुम्हारी बीवी पसंद आ गई होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।